राम राम मेरे सारे भाइयों। आज हम सब लोग रिव्यू लेके आए हैं एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का, जो कि स्कॉर्पियो क्लासिक से इंस्पायर है। स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर आपको कहीं वो कंफर्ट देखने को नहीं मिलता है, पर वो लेगेसी और रुतबे जैसी चीज़ उसमें देखने को मिलती है। तो महिंद्रा ने उसी का एक नेक्स्ट अपग्रेडेड वेरिएंट स्कॉर्पियो एन को लॉन्च किया, जिसके अंदर आपको कंफर्ट के साथ साथ रुतबा भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और साथ ही में अपनी पुरानी गाड़ी को डिसकंटिन्यू ना करते हुए उसे स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से सेल कर रहे हैं। और ये गाड़ी इस टाइम एसयूवी के अंदर सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, क्योंकि ये गाड़ी आपको अंडर बजट फीचर्स के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं अच्छा इंजन भी प्रोवाइड करती है और अच्छी खासी ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी ये गाड़ी रखती है। ये है स्कॉर्पियो एन 2025 का मॉडल, जो 4x2 है, 4x4 नहीं है। 2025 के अंदर महिंद्रा ने इसका एक फेसलिफ्ट लॉन्च किया था। फेसलिफ्ट के नाम पर कुछ छोटे मोटे फीचर्स ऐड किए थे, वो उनके बारे में भी बात करेंगे कि क्या कुछ ऐड किया था। और आफ्टर 48,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की सिचुएशन क्या है, गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है, इन सब को नज़र रखेंगे। तो चलो आज हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या आप महिंद्रा को जो 25 लाख रुपए इस गाड़ी के लिए दे के आ रहे हो वो कहीं ना कहीं वर्थ इट है। और आप लोग जो वीडियोस के अंदर देखते हो कि ये स्कॉर्पियन में ये खराबी है वो खराबी है, इन सभी का बात करेंगे। तो महिंद्रा ने अपने फेसलिफ्ट के अंदर सबसे पहले अपग्रेड किए थे टायर्स, जिसके अंदर 18 इंच के टायर्स डाले थे महिंद्रा ने। और इनको भी अपने नेक्स्ट जो वेरिएंट है उसके अंदर कंप्लीटली ब्लैक कर दिया है। ये डायमंड कट के साथ अलॉय व्हील हैं, जो कि 18 इंच के अंदर है। पहले स्कॉर्पियन के अंदर 17 इंच के अलॉय व्हील आते थे, जो कहीं ना कहीं गाड़ी के पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं करते थे। अब 18 इंच के अलॉय व्हील गाड़ी के अंदर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो पहले जो फेसलिफ्ट था इससे पहले उसके अंदर आपको जो रिक्वायर्ड सेंसर यहाँ पर देखने मिलता था वो सेम टू सेम रिक्वायर्ड सेंसर आपको को पैसेंजर साइड भी देखने को मिलता था। पर फेसलिफ्ट आने के बाद महिंद्रा ने को पैसेंजर साइड से भी इसका जो रिक्वायर्ड सेंसर है वो रिमूव कर दिया है। पर जो डिग्गी के अंदर यानी कि इसके बूट के पास जो रिक्वायर्ड सेंसर आता था वो अभी भी आ रहा है। पर 48,000 किलोमीटर चलने के बाद इसका जो कलर है वो आप देखोगे वो चेंज हो चुका है, यानी कि इसकी क्वालिटी जो है वो महिंद्रा अच्छी नहीं दे रही है। इसका आप हाल देखोगे प्रॉपर वाइट हो चुका है ब्लैक से। और उसी के साथ साथ फेसलिफ्ट के अंदर मैं बात करूं तो साइड से थोड़ी बहुत फिनिशिंग चेंज करनी थी पर वो नहीं करी। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो को पैसेंजर साइड जो रिक्वेस्ट सेंसर आता था उसको हटा दिया गया है। बाकी कोई भी चेंज बाहर से महिंद्रा ने नहीं किया था। अगर मैं बात करूं इंटीरियर से, इंटीरियर में महिंद्रा ने एक वायरलेस चार्जर ऐड किया था, जो कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, एक वायरलेस चार्जर। और उसी के साथ साथ गाड़ी के अंदर वेंटिलेटेड सीटें ऐड की थी, जिसका कंट्रोल महिंद्रा ने अपने टच यूनिट के अंदर दिया था। यहाँ से आप इनको ऑफ और ऑन कर सकते हो। और साथ में ये जो एरिया है ये आपको पियानो फिनिश के अंदर दे दिया गया था। बाकी ये जो आप मिरर देख रहे हो इसको फ्रेमलेस बना दिया था, जो कि पहले थोड़ा और लगता था, फ्रेम के साथ आता था। और इसको आप लोग देखोगे तो नाइट डिविंग जो है वो ऑटोमेटिक भी नहीं है, ना इसके अंदर मैनुअल दी गई है। ये आप एक समझ सकते हो कि महिंद्रा की तरफ से एक छोटी सी चूक है जिसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और इसके बाहर बाहर जो ये पट्टी है ये रात को आंखों में चुभती है, क्योंकि इस पे लाइट पड़ती है तो ये चमकने लगती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये रात को काफी ऑकवर्ड लगता है। बाकी ओवरऑल देखो तो इंटीरियर के अंदर उस टाइम पे कोई भी चेंज नहीं किया था। अब जो स्कॉर्पियो एन आ रही है वो बाहर से तो एकदम सेम है, बस उसके अलॉय व्हील जो है वो ब्लैक कर दिए गए हैं। उसका ये जो सारा इंटीरियर जो आप देख रहे हो टैन कलर के अंदर उसको भी ब्लैक कर दिया गया है। उसी के साथ साथ इस हैंड ब्रेक को हटाकर उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली पार्किंग ब्रेक दे दिया गया है। उसी के साथ साथ ऑटो होल्ड का फंक्शन भी उसके अंदर मिलता है। और जो 4x4 आती थी उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कप होल्डर्स देखने को नहीं मिलते थे, पर उसके अंदर अब कप होल्डर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। ये है 4x2 मैनुअल 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। और इसी के साथ साथ डीजल Z8L के अंदर ये सब चेंज हुए हैं। और जो ये वेरिएंट आता था Z8L के नाम से, पहले इसको Z8T से रिप्रेजेंट कर रहा है महिंद्रा। और इसी के साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील भी लेगेसी है, जो अभी भी इसके साथ कंटिन्यूस है। और अभी आप लोग गाड़ी देखोगे तो हमारी चल चुकी है 48,607 किलोमीटर अपनी गाड़ी जो है वो अब तक टोटल चल चुकी है। और इतना चलने के बाद अभी तक इस गाड़ी के अंदर कोई भी एक सिंगल दिक्कत नहीं आई है, यहाँ तक कि एक सॉफ्टवेयर की दिक्कत भी नहीं आई है। कभी कभी इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बार बंद हो जाता है और कई बार कनेक्ट नहीं होता। पर ये हमें अभी तक पूरे लाइफ में 3 या 4 बार आई है गाड़ी की लाइफ के अंदर। इसके सिवाय अभी तक गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। हमारा सर्विस सेंटर के साथ भी जो रिलेशन है वो भी अच्छा है, कि हर सर्विस सेंटर के नहीं कह सकते, क्योंकि महिंद्रा एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो कि अलग अलग कंट्री में compete करता है, तो वो डीलरशिप देता है। वो डीलरशिप के जो मेंबर है उनका जो बिहेवियर होता है उन पे डिपेंड करता है कि आप जो है गाड़ी को कितने
मार्क्स दे रहे हो आफ्टर मार्केट सेल के लिए, कहीं ना कहीं महिंद्रा को भी इसके लिए काम करना चाहिए। पहले एक इंसिडेंट आया था महिंद्रा XUV 9e का, जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उसको रिपेयर कर दिया गया था, जबकि बैटरी वाली गाड़ी रिपेयर नहीं होती है। तो महिंद्रा हाँ कहीं सुधार कर सकती है। बाकी हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अब तक महिंद्रा के साथ बहुत बढ़िया रहा है। इस गाड़ी के अंदर मैं कंप्लेन करूँ तो मुझे सिर्फ एक चीज़ की कंप्लेन रहती है कि इसकी जो क्लच है वो काफ़ी डीप है, बहुत ज़्यादा डीप जाके क्लच इसकी लगती है। बाकी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड मैं एक आपको खुद के ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, जो कि है इसका रेस पेडल। इसका रेस पेडल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एक मान लो थोड़ा सा ग्लिच है, जैसे कि मैंने अब दबा के छोड़ दिया, अब इसने रेस ले पूरा दबाया, छोड़ चुका हूँ, उसके बाद ये एक्सेलरेशन ले रही है और उसके बाद हटा रही है, यानी कि इसके मूवमेंट प्रेस करने के बाद जो ग्लिच है, यानी कि एक जो टाइमिंग की कमी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको फील होती है कि हाँ गाड़ी जो है अपने हिसाब से नहीं चल रही। क्योंकि मैंने पंजा पूरा दे के छोड़ चुका हूँ, अभी देखो पूरा मारपीयू ऊपर जाके नीचे आया है, ये थोड़ा सा इसके अंदर ग्लिच है। और एक मेरे को इस गाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा नापसंद जो चीज लगती है वो है ये इसका ऑटो स्टार्ट वाला बटन है ना, ये रोकते ही गाड़ी को बंद कर देता है। और इतनी चलने के बाद इसमें दिक्कत आई है कि इसके ये जो दो पोर्ट हैं, इन दोनों में से एक पोर्ट काम करना बंद कर चुका है, और जो पीछे वाला पोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं अब प्रॉपरली चार्जिंग नहीं करता है। ये क्या करता है, चार्ज मोबाइल से वापस लेने लग गया है। वायरलेस चार्जर का अभी तक हमने इतना यूज नहीं किया, क्योंकि इस पे फोन बहुत ज्यादा हीट होते हैं। बाकी अब तक इतना चलने के बाद इस गाड़ी के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ये है इसका 2.2 लीटर का M-HOG डीजल इंजन, जो कि आपको 400 Nm का टॉर्क और 180 bhp निकाल कर देता है। ये एक लेगेसी इंजन है जो कि आपको अच्छी खासी पावर के साथ अच्छी माइलेज भी देता है। आप लोग देखोगे तो आफ्टर 48,000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन की कंडीशन कुछ इस तरह की है, एकदम नीट एंड क्लीन इंजन पड़ा है। और वहीं मैं बात करूं इसके वाइब्रेशन की, तो मैं इसके ऊपर इसकी की रख रहा हूँ, आप वाइब्रेशन नोट करना। 48,000 किलोमीटर चलने के बाद की वाइब्रेशन इसकी कुछ इस तरीके की है कि की इसके ऊपर रुक ही नहीं रही है। आप लोग दोबारा देखोगे तो मैं यहाँ पे दोबारा रखता हूँ, कुछ इतनी वाइब्रेशन अब तक इस इंजन के अंदर जनरेट हुई है, नहीं लाए थे उस टाइम पे इसको अंदर इतनी कुछ वाइब्रेशन नहीं थी। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर आप अंडर 25 लाख कोई अच्छी एसयूवी देख ले अपनी फैमिली के लिए, अगर आप बॉडी रोल थोड़ा झेल सकते हो जो कि स्कॉर्पियो की लेगेसी है, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। और बंदे 140 150 पे कट मारने की बात करते हैं तो भैया अगर कोई बंदा फैमिली के लिए गाड़ी देख रहा है तो वो ऐसी हरकतें करेगा नहीं। 80-100 पे आप नॉर्मल क्रूज करोगे तो आपको ये अच्छी खासी माइलेज और अच्छा कंफर्ट भी प्रोवाइड करती है। और ये इसका लेगेसी 2.2 लीटर का डीजल इंजन भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसका सूट मास वगैरह का जो DPF वगैरह का सारे सिस्टम यहाँ पे है। ये टर्बो चार्ज इंजन है, यानी कि आफ्टर 1500 टू 1700 आरपीएम के बाद एक टर्बो किक मारता है, जो कि आपको एक पावर फील कराता है कि हाँ आप एक अच्छी खासी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, और आपको सीट के साथ एकदम चिपका सा देता है। यहाँ पर आपको एक्साइड की बैटरी महिंद्रा ने दी थी, जो कि अभी तक बहुत बढ़िया वर्क कर रही है, कोई हमें इसके अंदर खास दिक्कत देखने को नहीं मिली है। एक कंप्लेन मैं अगर इस गाड़ी से करूँ तो वो है इसकी, इस गाड़ी के अंदर आपको हाइड्रोलिक हिंच देखने को नहीं मिलते हैं। अच्छी खासी वेट है इसके अंदर, इसको आपको इससे ऐसे अटकाना ही पड़ता है। अगर इसके अंदर स्कॉर्पियो क्लासिक की लेगेसी बरकरार करने के लिए इसके अंदर अगर हाइड्रोलिक्स हिंच दे दिए जाते तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी और ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती। और इसके अंदर मैं एक सेकंड और नेगेटिव की बात करूं जो मुझको काफ़ी मतलब अच्छी नहीं लगती है, वो है इसका बूट स्पेस। अगर आप अच्छे खासे साजने गाड़ी के अंदर जा रहे हो तो आपको अपना लगेज रखने के लिए इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस के नाम पर कुछ नहीं मिलता। आप लोग देखोगे एक छोटी सी जगह है जहाँ के ऊपर आप एक बैग भी कैरी नहीं कर सकते अगर आप साथ जने जा रहे हो। अगर आप इस गाड़ी को एज ए ट्रिप लेके जाना चाहते हो तो आप इसके अंदर केवल और केवल 4 जने ही जा सकते हो। आपको ये फोल्ड करनी पड़ेगी ताकि आप इसके अंदर अपना लगेज कैरी कर सको, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। और ये जो वाइपर महिंद्रा ने दे रखा है ये सिर्फ यहाँ तक ही क्लीन करता है, ये पूरा मिरर क्लीन नहीं करता है। मुझे नहीं पता ये क्या किया महिंद्रा ने, पर ये प्रॉपर क्लीन नहीं करता है। इस गाड़ी के अंदर आपको 2 रिवर्स पार्किंग कैमरे मिलते हैं, एक आगे और एक मिलता है पीछे। पीछे आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स भी देखने मिलते हैं। पार्किंग सेंसर जो कि एक है यहाँ पर और एक पार्किंग सेंसर है यहाँ पर। ये है इसका टोइंग हुक के लिए। रिवर्स गियर के लिए आपको 2 लैंप दिए गए हैं यहाँ पर, जो कि एलईडी नहीं है, आपको केवल बल्ब लगा के दे दिए गए हैं। ये पूरा सेटअप आपका एलईडी का है, जो कि वैगनार से लोग कंपेयर करते हैं कि ये वैगनार का है, वैगनार का है। आप देखोगे तो वोल्वो के अंदर भी ये ऐसा ही सेटअप मिलता है। ये कहीं ना कहीं वोल्वो से इंस्पायर कार है, क्योंकि आप इसका इंटीरियर देखोगे तो वोल्वो की गाड़ी के अंदर जो एसी वेंट का डिजाइन आता था उसी तरह से दिया गया है। इसके अंदर आपको दोनों टायरों के आगे और पीछे दोनों के अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं अच्छी ब्रेकिंग प्रोवाइड करवाते हैं। और वहीं मैं बात करूं इसकी सनरूफ की, जो लीकेज की वीडियो काफ़ी चलती है। सनरूफ हर गाड़ी की लीक हो सकती है अगर आप उसे मेंटेन नहीं करते हो, तो इस गाड़ी के अंदर हमें अब तक वो दिक्कत देखने को नहीं मिली है कि हमारी गाड़ी की सनरूफ जो है
वो लीक है। और अगर मैं इंटीरियर वाइज बात करूं तो इसका जो न्यू थारोक्स आई थी व्हाइट कलर का इंटीरियर जो आया था, अब उसके अंदर भी मोका ग्रे कलर का इंटीरियर दे दिया गया है। तो इसके हिसाब से इसका इंटीरियर काफी ज्यादा सुंदर और प्रीमियम फील होता है, आपको फील करवाता है कि आप हाँ न्यू जनरेशन की गाड़ी चला रहे हो। जबकि फॉर्च्यूनर है उसके अंदर जो इंटीरियर है, अभी भी जो टोयोटा है वो ओल्ड क्लासिक इंटीरियर ही कैरी कर रही है, उसके इंटीरियर चेंज नहीं कर रही है। हो सकता है वो भी ओल्ड टोयोटा और न्यू टोयोटा के जैसे, यानी कि महिंद्रा ने जो काम किया था अपनी ओल्ड स्कॉर्पियो क्लासिक की लेगेसी बरकरार रखते हुए स्कॉर्पियो एन पे शिफ्ट हो गए। जिनको कंफर्ट चाहिए था महिंद्रा के तरह टोयोटा भी हो सकता है वही करे, अपनी लेजेंडर को बरकरार रखते हुए इसका कोई अदर वेरिएंट निकालेगी जिसके अंदर वो इंटीरियर वगैरह चेंज करे, ताकि जिन बंदे को ओल्ड पसंद है वो ओल्ड ले और जिनको न्यू पसंद है वो न्यू ले। तभी तो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, पर ये हर जगह फिट नहीं होती है। अगर मैं इसकी बात करूं माइलेज की, तो ये गाड़ी अभी हम लोगों को माइलेज निकाल के दे रही है 12.4 का माइलेज दे रही है 48,000 किलोमीटर चलने के बाद। 12.4 का माइलेज जो है आप इतनी बड़ी गाड़ी से क्या एक्सेप्ट करोगे, यही लोकल के अंदर 12.4 का एवरेज दे रही है। अगर आप लॉन्ग रन करोगे तो 13-14 के आसपास जाएगी। और अगर आप ड्राइवर हो जो एक्सेप्ट करोगे 19-20 के एवरेज दे, तो वो नहीं देती है। आप जो वीडियोस के अंदर देखते हो वो बंदे क्या करते हैं 30-40 की स्पीड पे चला के माइलेज को रीसेट कर देते हैं। उस टाइम पे वो गाड़ी एक टेम्परेरी माइलेज दिखाती है कि उस डिस्टेंस पे ये अपनी इतनी माइलेज दे रही है, पर आपको रियल में ये गाड़ी इतना माइलेज नहीं देगी। तो महिंद्रा भी जो क्लेम माइलेज करता है उसके हिसाब से 14-15 है और ये उतनी ही माइलेज निकाल के देती है, इससे ज्यादा माइलेज नहीं निकाल के देगी। और ये गाड़ी आप 6th गियर के अंदर जाओगे कहीं ना कहीं 100ली आराम से क्रूज करती है 2000 आरपीएम के आसपास। तो आप इससे माइलेज की उम्मीद कीजिए, पर जो मारुति से माइलेज देती है उसकी उम्मीद आप मत कीजिए। और अगर इसकी बात करूं मैं सेफ्टी की, तो डोर्स की बात कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल हल्का सा लगाऊंगा ये बंद हो गया। ये मैंने कल स्विफ्ट के अंदर भी वीडियो बनाई उसमें भी दिखाया था, उसमें ये नहीं होता। ये देखो बिल्कुल हल्का सा लगाया, जो डोर है बंद हो चुका है, पर मारुति के अंदर ये नहीं होता है, इसके अंदर ये चीज एकदम होती है। और बात करूं मैं कंफर्ट की, तो मैं आपको रेयर सीट के अंदर लेके चलता हूँ। बात करूं मैं रेयर सीट की, तो आप देखोगे हेडरूम भी अच्छा खासा दिया जाता है। यहाँ पर जो सनरूफ की प्लेसिंग की जो बैक आती है वो यहाँ पर कर दी गई है, पर आपको हेडरूम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अंदर आपको यहाँ पे लाइट दी गई है जो कि एलईडी है, यहाँ पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपको हेलोजन नहीं दिया गया, एलईडी का सेटअप दिया गया है। और उसी के साथ बात करूं मैं लेग स्पेस की, तो आपको अच्छा खासा लेग स्पेस देखने को मिलता है। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग कोई 5 फुट या 5'2" का है, तो उसके खास अच्छा खासा लेग स्पेस देखने को मिल रहा है। थाई स्पोर्ट भी ठीक है, कुछ ज्यादा फॉर्च्यूनर जैसी सीटिंग नहीं है, जैसे फॉर्च्यूनर में ऐसे बेंच सीटिंग है उसके अंदर नहीं है। इसके अंदर आपको हेडरेस्ट भी थोड़ा नीचे है, उसको ऊपर कर सकता हूं मैं और ये अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। और ओवरऑल बात करूं तो इसकी जो सेकंड रो है वो अच्छी खासी कंफर्टेबल है। और यहाँ पर आपको मिलता है इसका सीट बेल्ट के लिए, जो कि यहाँ पर टो कर सकते हो, जो कि सर्विस सेंटर से अब आप कहोगे कि सर्विस सेंटर वाले क्या काम किया। ये देखो सीट बेल्ट के लिए जो टोइंग होता है वो ही नीचे डाल दिया, इस सर्विस पे गई थी तब। बाकी सीट बेल्ट आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। एसी वेंट आपको इसके यहाँ पर मिलते हैं, और ये सर्विस सेंटर गई तब एक ये एसी वेंट भी उन्होंने गायब कर दिया, ये हमें नहीं पता कहाँ गया। एक टाइप सी चार्जर पोर्ट यहाँ पर मिलता है और यही वर्क करता है चार्जिंग के, इसके आगे दोनों के दोनों पोर्ट काम ही नहीं करते हैं। इसके एसी की जो आप फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यानी कि सेकंड रो भी इसकी आपके अच्छी खासी कंफर्टेबल है, जिसके अंदर आपको आगे एक एसी मिलता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसकी थर्ड रो की, इसकी थर्ड रो कैसी है। और अगर बात करूँ मैं इसके थर्ड रो की, तो जो मेरा हेड है वो यहाँ पर टच हो रहा है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग कोई बंदा है तो उसका यहाँ पे सर टच होगा। यहाँ पर कोई भी एसी नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आगे से गाड़ी ठंडी है पर यहाँ से जो गाड़ी है वो अभी भी गर्म है। यहाँ पर आपको लाइट दी गई है, रीडिंग लैंप दिया गया जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ग्रिप दी गई है, पर ये ना यहाँ पर कोई कप होल्डर दिया गया है, ना ही कोई बोतल होल्डर है। यानी कि आपके पास अगर जैसे मान लो मेरे पास ये पानी की बोतल है अभी, तो मैं इसको कहीं पे भी होल्ड नहीं कर सकता हूँ, ना ही कहीं हुक कर सकता हूँ, बस यहीं कहीं ऐसे जैसे फेंक दिया ऐसे फेंक सकता हूँ। सीट बेल्ट आपको इसके थर्ड रो में देखने के लिए मिलते हैं, जिसका टोइंग हुक यहाँ पर है। और बात करूँ मैं इसकी स्पेस की, तो आपको एक कंजेस्टेड सा स्पेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको ऐसे भिचा भिचा महसूस होता है। मेरे लेग्स जो है वो आगे टच हो रहे हैं। और जो हेडरेस्ट है इसका, वो हेडरेस्ट मेरी पीठ पर लग रहा है, जबकि मेरा सर जो है यहाँ पर है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये कुछ खास कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करता। अगर इसको मैं पूरा ऊपर कर दूं तो ये लास्ट यहाँ तक आता है, उसके बाद ये मेरे यहाँ पर टच होना शुरू हो जाता है। और पीछे एक अच्छी खासी स्पेस नहीं है। ये सीट मैंने अभी थोड़ी आगे कर रखी है, ये सीट पीछे है। अगर इस सीट को मैं पूरा पीछे कर लूँ तो इसके बाद आपको कोई खास कंफर्ट प्रोवाइड नहीं दिया जाता है। और आगे आने और जाने के लिए इस रास्ता जो है इस सीट से है, इस सीट से नहीं है। अगर आप इस साइड से अंदर जाते हो तो देखता हूँ ना यहाँ पर कोई हुक दिया गया है अंदर जाने के लिए, ना यहाँ से दिया गया है। बस एक नीचे की ओर है जो कि आगे वाला ही कर सकता है। इसके यहाँ पर दिया गया है कि इसको मैं पूरा फोल्ड करके बाहर निकल सकता हूँ। हो सकता है कोई अदर लेगेसी हो, पर इसका बाहर निकलने के लिए ओनली यहाँ पर है, इस जगह पे नहीं है। यानी कि आप ऐसे बाहर जाओगे, इस साइड से आप पीछे की रो में बाहर
नहीं निकल सकते हो। तो ये था हमारा फुल ड्राइव रिव्यू आफ्टर 48,000 चलने के बाद स्कॉर्पियो एन का। और इसके आप ये ग्रिल देखोगे तो ये भी जो है यहाँ से फेड होना शुरू हो चुकी है, यानी प्लास्टिक की क्वालिटी भी जो कहीं चीपर रखी है महिंद्रा ने इसके अंदर। बाकी गाड़ी ओवरऑल बहुत बढ़िया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए अजय सारस्वत के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।